प्रिय छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के सेकेंड ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र में एकांकी की चर्चा करेंगे। आपके कोर्स में नाटक और एकांकी ये साहित्य की दो विधाएं लगी हुई है। जहाँ तक एकांकी की बात है, सामान्य रूप से एकांकी और नाटक इन दोनों के में क्या अंतर है और क्या इन दोनों की विशेषताएं हैं। कई बार एक मान लिया जाता है दोनों को, कई बार ये भी कह देते हैं कि नाटक का एक कोई अंक अलग से निकाल दें तो वह एकांकी हो सकती है, और कई बार हम किसी बड़े एकांकी को नाटक कह देते हैं। यह उचित नहीं है। क्योंकि एकांकी की अपनी एक अलग सत्ता होती है, उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसका रंग ढंग सब कुछ अलग होता है। तो सबसे पहले आज के इस व्याख्यान में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एकांकी से तात्पर्य क्या है, एकांकी का अर्थ क्या है, और इस संबंध में विभिन्न पाश्चात्य और भारतीय जो विद्वान हैं, विशेष रूप से जो एकांकीकार हैं प्रसिद्ध, उन्होंने अपने अपने ढंग से एकांकी की व्याख्या की है। उससे भी पहले हम संक्षेप में इस बात को हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है कि एकांकी और नाटक में आखिर क्या संबंध है और उसका सूक्ष्म अंतर क्या है। देखिए, एकांकी और नाटक दोनों ही दृश्य काव्य के अंग हैं। जहाँ एकांकी में स्पष्ट है कि एक अंग होता है, नाम से स्पष्ट है, और दूसरी तरफ नाटक में कई अंक हो सकते हैं। नाटक जो है वह उसकी जो क्षमता है उसके जो वह बहुत विस्तार पूर्वक होती है, जबकि एकांकी लघु होती है। किसी भी हम छोटे नाटक को एकांकी या बड़े नाटक को छोटा एकांकी नहीं कह सकते हैं। प्रश्न यह है कि इन दोनों में जो मूलभूत अंतर है वह एकांकी और नाटक के दोनों के जो तत्व हैं वह तो समान हैं, किंतु उन तत्वों में बहुत भारी अंतर है दोनों को लिखते वक्त। कथानक से लेकर रंगमंच तक दोनों के तत्व हमें समान रूप से दिखाई देंगे, किंतु पूरी तरीके से एकांकी नाटक से बहुत कुछ भिन्न होती है। एकांकीकार अपने लक्ष्य की ओर सीधा दौड़ता है, जबकि नाटककार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एकांकी की जो शैली होती है उसमें संक्षिप्तता का होना बहुत जरूरी है, और गतिशीलता इतनी तेज होनी चाहिए कि पाठक शीघ्र परिणाम तक या उसके समापन तक पहुंच सके, क्योंकि नाटक में ऐसा नहीं है। यह तो एक थोड़ा सा एक सूक्ष्म अंतर मैंने आपको बताया है कि हम इन दोनों को एक न मान बैठें। कई विद्वानों ने किसी बहुत बड़े एकांकी को नाटक की संज्ञा दे दी, और कई विद्वानों ने बहुत बड़े नाटक में कोई एक ऐसा अंक जिसमें बहुत बड़ा हो नाटक में, तो उसको उन्होंने अलग निकाल करके एकांकी की संज्ञा दे दी। ऐसा कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है, और दोनों के व्यक्तित्व, चाल ढाल, रंग आदि में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई देता है। तो यह तो बात हुई एकांकी और नाटक के थोड़े संबंधों की। अब हम चर्चा करेंगे कि एकांकी क्यों लिखी गई। पहले इस बात को, नाटक चल ही रहे थे, एकांकी क्यों लिखी गई। मनोरंजन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई नाटक बहुत लंबे और विस्तृत होते थे, जो केवल दृश्य काव्य या के रूप में ही नहीं, श्रव्य और दृश्य दोनों रूपों में थे। तो लोग उससे अत्यंत नीरस भी हो जाते थे उन विस्तृत नाटकों से, चाहे वो मंचन पर उनका अभिनय हो रहा हो या वो पढ़ रहे हो। अब प्रश्न ये था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो बहुत से विद्वानों ने इसी की एक नई विधा निकाली नाटक की, जिसको एकांकी के रूप में नाम दिया। और पाश्चात्य जगत में विशेष रूप से इसको पहले अपनाया गया था वन एक्ट प्ले नाम से। वहाँ पर मंचन होता था, जिसको हिंदी में एक अंक वाला या एकांकी के रूप में कहा जाता था। अब यदि कोई ये कहें कि पूरी तरीके से एकांकी पाश्चात्य जगत की देन है, तो यह उचित नहीं है।
क्योंकि यदि हम संस्कृत साहित्य की एक सुदीर्घ लंबी परंपरा को देखें तो वहाँ एकांकी के अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं, चाहे वह वीथी हो, प्रहसन हो, व्यायोग हो, भाण हो आदि। ये सारे के सारे जो तथ्य हैं जो संस्कृत साहित्य में मिलते हैं, किसी न किसी रूप में हिंदी की आधुनिक एकांकी को ही अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों की प्रभाव या देन के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार करना यह भी कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। अब हमारे सामने प्रश्न है कि आखिर एकांकी है क्या? एकांकी की जो परिभाषा है या जो उसको कहें कि उसका जो अर्थ है, उसके संबंध में विभिन्न भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने अपने अपने ढंग से उसकी अलग अलग व्याख्या की है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक सिडनी बॉक्स में हैं, उनके अनुसार एकांकी साहित्य की वह नियमित और संयमित विधा है जिसमें एक ही घटना को इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है कि पाठक और दर्शक का जो ध्यान है या उसका जो मन है उस घटना के प्रभाव से अलग हट ही नहीं पाता है। सिडनी बॉक्स के इस परिभाषा में एक तथ्य पूरी तरीके से स्पष्ट है कि वे एकांकी में एक घटना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। एक अन्य दूसरे पाश्चात्य विचारक वे हैं पिकर्ड इटन। उनके अनुसार एकांकी की जो प्रकृति है ऐसी है कि जिसमें एकांकीकार किसी विशेष समस्या, किसी विशेष परिस्थिति अथवा विशेष घटना का इस प्रकार चित्रण करता है कि वह घटना स्वतः ही विकसित होती जाती है। यानी पिकर्ड इटन ने एकांकी की जो परिभाषा दी है उसमें उन्होंने गतिशीलता पर पर्याप्त बल दिया है। अप्रत्यक्ष रूप से यदि हम देखें, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध जो एकांकीकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उन्होंने जो एकांकी की परिभाषा दी है उनको हम उन्हीं के शब्दों में हम उसकी व्याख्या करेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से भिन्न विशेषता दिखाई देती है। इसमें एक ही घटना होती है और वह घटना नाटकीय कौशल से कौतूहल का संयमन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है और उसमें कोई अप्रधान प्रसंग या विस्तार के अनुकूल कोई अन्य घटना नहीं रखी जा सकती। कली की भांति खिलकर के पुष्प की भांति विकसित होकर के लता की भांति फैलने की जो विसंखलता होती है वह इस एकांकी नाटक में दिखाई देती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपनी इस परिभाषा में एकांकी की उन्होंने किसी अप्रधान प्रसंग से बचने की ओर एकांकीकारों का ध्यान आकृष्ट किया है। तो उपेंद्रनाथ अस्क हिंदी के बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। उन्होंने एकांकी की जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। एकांकी बड़े नाटक की तुलना में जीवन के किसी एक अंग का पृथक पृथक या विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की झांकी मात्र देता है और विभिन्नता के बदले समीकरण और विशृंखलता के बदले एकाग्रता और पूर्णता के बदले अपूर्णता और फैलाव के बदले सीमित्व और विस्तार के बदले संक्षिप्त, ये एकांकी के प्रमुख गुण हैं। उपेंद्रनाथ अस्क की इस परिभाषा में एकांकी के लगभग सारे तत्वों का संयोजन हमें दिखाई देता है। एक बहुत अच्छी और उत्कृष्ट परिभाषा हम मान सकते हैं उपेंद्रनाथ अस्क की, जिसमें उन्होंने घटना की ओर तो जिक्र किया ये घटना, लेकिन उसकी एकाग्रता पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। विष्णु प्रभाकर एकांकी को नाटक का छोटा रूप मानते हैं और उनके अनुसार नाटक यदि एक उपवन है यानी बगीचा है तो एकांकी एक गमले के समान है। बहुत सुंदर परिभाषा में उन्होंने अपनी बात व्यक्त कर दी है कि एक उपवन है और दूसरा गमला है। इससे स्पष्ट है कि एकांकी निश्चित रूप से नाटक का लघु और सीमित रूप माना जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। उनके अनुसार एकांकी में हमें जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर किसी एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति या क्षण का चित्रण होता है।
डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है कि हम परंपरागत रूप से एक नाटक में एकांकी में कई बार जो बड़े एकांकी होते हैं उसमें एक बहुत लंबा विस्तृत प्रसंग रख देते हैं। उससे बचने की ओर डॉक्टर नगेंद्र ने संकेत किया। उनके अनुसार हम उसमें जीवन का विस्तार नहीं दे सकते। अप्रत्यक्ष रूप से वो कहना चाह रहे हैं कि जीवन का विस्तार देने के लिए कहानी, उपन्यास आदि कई अन्य विधाएं हैं, नाटक आदि। एकांकी में हम इस तरह का वर्णन नहीं कर सकते। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त कहते हैं कि एकांकीकार जीवन की वास्तविकता के रूप को पकड़कर उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देता है कि मानव का जो भाव है, भाव जगत, वह झंझना उठता है। डॉक्टर शांति स्वरूप उस एकांकी को ही श्रेष्ठ एकांकी मानते हैं जो मानव के हृदय को झंकृत कर देती हो। सेठ गोविंददास के शब्दों में एकांकी जीवन से संबंधित किसी एक ही मूल भाव या विचार की अभिव्यक्ति करती है। महान विचार से ही एकांकी महान कहलाती है। इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट है हमारे सामने कि जो निष्कर्ष एकांकी के अर्थ और उसकी परिभाषा के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं कि एक तो विशेष बात कि एकांकी में एक अंक होना चाहिए, उसमें विस्तार की सीमा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि एक महत्वपूर्ण घटना या एक विशेष जो परिस्थिति का जो चित्रण होता है उसमें एकाग्रता और गतिशीलता का होना अत्यंत आवश्यक है। ये एकांकी की जितनी भी परिभाषाएं हैं आपके सामने स्पष्ट कर दी है। हिंदी एकांकी के अर्थ के संदर्भ में यह आपके लिए बहुत उपयोगी है। आगे की हम चर्चा में करेंगे कि एकांकी का स्वरूप। देखिए, जितनी भी परिभाषाएं हमारे सामने अब तक आई है उन सब से हम एकांकी के स्वरूप या उसके गुण की चर्चा आसानी से कर सकते हैं, या यह बताया जा सकता है कि एक एकांकी के स्वरूप में या उसके क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें होती है। यदि हम नंबर 1 पर बात करें तो एकांकी एक अंक वाला नाटक माना जा सकता है जिसमें जीवन के किसी एक मुख्य घटना का चित्रण किया जाता है। दूसरा, एकांकी में सामान्य रूप से हम दैनिक जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना का चित्रण ही देख सकते हैं क्योंकि उसमें तभी गतिशीलता व एकाग्रता आ पाएगी। नंबर 3, एकांकी का जो आकार है वह सीमित होना चाहिए। इसका कारण यह है कि एकांकी का स्वरूप या उसका आकार जितना संक्षिप्त होगा उसके अभिनय में उतना ही सफलतापूर्वक एकांकीकार के द्वारा किया जा सकता है। एकांकी की अन्य एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो हमारे सामने वह है उसकी कौतूहलता में। कौतूहलता से तात्पर्य है जिज्ञासा। एकांकी में जिज्ञासा लगातार बनी रहनी चाहिए। इसको अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको रोचकता से भी जोड़ सकते हैं। यदि एकांकी रोचक नहीं होगी, उसमें जिज्ञासा या कौतूहलता की समावेश नहीं होगा, तो हो सकता है एकांकी बीच में पाठक छोड़ दें पढ़ना ही, या यदि वह दृश्य काव्य के रूप में है, उसका मंचन हो रहा है, तो बीच में उठकर भी जा सकता है। इसलिए एकांकीकार के लिए बहुत जरूरी है कि वह एकांकी में जिज्ञासा को बनाए रखे। आगे क्या घटना घटित होगी इस बात की विशेष जानकारी एकांकीकार को अपने एकांकी में देते रहना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम कह सकते हैं 5वां जो है वह है संघर्ष का। देखिए, संघर्ष को हम अंतर्द्वंद भी कह सकते हैं। एकांकी में अधिक पात्र नहीं होते हैं, एक ही घटना होती है, तो उसमें बहुत शीघ्रता से उसके पात्रों के मध्य या घटना में अंतर्द्वंद का दिखाया जाना बहुत जरूरी है। यदि संघर्ष नहीं होगा तो एकांकी आगे बढ़ने में सहायक नहीं हो सकती। संघर्ष ये होती है वह एकांकी का प्राण तत्व कहला सकता है। और अंतिम बिंदु के रूप में यदि हम देखें तो एकांकी में संकलन त्रय का होना भी बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी जो एकांकी लिखी जाती है वह दृश्य काव्य के दृष्टिकोण से लिखी जाती है, इसलिए उसमें एकांकी में दी गई घटना का जो भी समय है, जो कार्य है, जो स्थान है,
उसकी अन्विति यानी उसकी एकता का दिखाया जाना बहुत जरूरी है। उस अन्विति पर यदि बल नहीं दिया जाएगा तब एकांकी सफल नहीं माने जा सकते। यदि कार्य स्थान और समय की एकता उसमें है तो निश्चित रूप से रंगमंच के दृष्टिकोण से वह एकांकी सफल होगी। अन्य जो एकांकी में है जो चीजें मिलती है वह सामान्य रूप से हमें नाटक में या किसी भी अन्य विधा में भी देखने को मिल सकती है। उपयुक्त जो अन्य विशेषताएं पहले मैंने आपको बताई है यह कुछ हद तक एकांकी में ही विद्यमान होती है। अब जहां तक पात्रों की, घटना की या संवादों की बात है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये सभी तत्व जो हैं वह अन्य विधाओं में भी देखने को मिलते हैं। इस चर्चा में हमने एकांकी के स्वरूप या उसके गुणों की बात की थी। अब प्रश्न हमारे सामने दूसरा उपस्थित होता है एक और, कि एकांकियों के प्रकार क्या हो सकते हैं, एकांकियों के भेद क्या क्या हो सकते हैं। संक्षेप में थोड़ा सा मैं इस विषय पर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, सामान्य रूप से जो विधाएं हैं उन विधाओं में हम वर्णात्मक या विवरणात्मक अंश देखने को मिलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत राजनीति का, थोड़ा सामाजिक का, सांस्कृतिक का देखने को मिल सकता है। लेकिन एकांकी में यदि एक घटना का जो चित्रण होता है, मान लीजिए उसमें राजनीतिक घटना का है, तो केवल राजनीतिक घटना का ही चित्रण अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, उसमें सामाजिक या सांस्कृतिक का नहीं हो। इसलिए किसी भी एकांकी को हम यह कह सकते हैं कि यह सामाजिक एकांकी है, या राजनीतिक एकांकी है, या यह समस्या मूलक एकांकी है, या ये सुखांत एकांकी है या दुखांत एकांकी है। तो इस दृष्टि से हम यदि देखें तो एकांकी के अनेक भेद हमें दिखाई देते हैं। यदि हम विषय के आधार पर एकांकी के भेदों को देखें तो जिसका जिक्र मैंने थोड़ा बहुत पहले आपसे किया, तो उसके अन्य कई विषय और भी हो सकते हैं। कुल मेरे दृष्टिकोण में जो सामान्य रूप से मोटे तौर पर जो अच्छे विषय हैं एकांकी के लिए रखे जा सकते हैं, उनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक आदि है। दूसरे, ये तो है विषय के आधार पर एकांकी के भेद। अब हम रचना विधान के दृष्टिकोण से एकांकी के भेदों की समीक्षा कर सकते हैं। रचना विधान से मेरा तात्पर्य है कि कोई भी एकांकी जो है उसका अंतिम स्वरूप क्या है या उसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या है, उस दृष्टिकोण से देखें तो उसके अनेक भेद, रचना विधान के दृष्टि से अनेक भेद कहे जा सकते हैं। जैसे सुखांत एकांकी, दुखांत एकांकी, गीति काव्य के रूप में एकांकी, संवाद के रूप में, रूपक के रूप में या रेडियो प्ले के रूप में, ये सभी एकांकी के रचना विधान के दृष्टिकोण से उसके भेद हैं। अब हम शैली के दृष्टिकोण से भी एकांकी के अनेक भेद देख सकते हैं, जिसमें शैली जैसे वर्णात्मक, विवरणात्मक, प्रसाद, हास्य, व्यंग्य, ये सारे उसके शैलीगत भेद हैं। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो विचार प्रधान एकांकी को ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसको हम समस्या प्रधान एकांकी भी कह सकते हैं। ये दोनों वैसे मूल रूप से दोनों अलग अलग हैं। कोई एकांकीकार समस्या प्रधान एकांकी को रखता है तो उसमें विचारों की जो श्रृंखला होती है उसका आवेग वह कम या सीमित मात्रा में रख सकता है, और कुछ है जो पूरी तरीके से विचार प्रधान पर भी रख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से देखें, यदि हम शैली के दृष्टिकोण से, तो एक एकांकी वैराग्य से संपूर्ण हो सकती है, तो दूसरी प्रसादात्मक से, यानी उसका मनोरंजन, सुख या हमें मन को अच्छा लगे उस रूप में भी वह लिखी जा सकती है। ये सभी जो चीजें हैं वह एकांकी के भेदों के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। इस एकांकी की चर्चा से स्पष्ट है हमारे सामने कि एकांकी आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है, और उसका जो सृजन है वह बहुत बाद में एक शुरू हुआ था हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा। उसका कारण यह था कि लोगों को बहुत बड़े बड़े नाटक नीरस और उबाऊ लगने लगे, और उसकी तोड़ के लिए एक प्रकार से लोगों को मनोरंजन से जोड़ने के लिए और विचार प्रधान भी और समस्या प्रधान भी लोग जुड़े इस एकांकियों से। तो इस रूप से उन्होंने एकांकी का सृजन किया। तो बहुत छोटे दृश्य, अंक या घटना को लेकर के उन्होंने एकांकियाँ लिखी, और उसी के कारण से एकांकी विधा बहुत तेजी से भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य जगत में उसका विकास हुआ था। धन्यवाद।